स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की जो वर्कशीट है उसी को आज हम देखेंगे और उसे सोल्व करेंगे। और ये वर्कशीट जो है स्टूडेंट्स को फरवरी माह के लिए दी गई है, जिसे उन्हें अपने माता पिता भाई बहन आदि के सहयोग से कंप्लीट करना है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है और क्या इन उत्तरों प्रश्नों का हल हम करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है और इसी डायग्राम को देख करके हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जिसमें यहाँ पे वायुमंडल की जो परतें हैं चार रूपों में चार भागों में इसे बांटा गया है और इसी के अनुरूप यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है और इसे देख करके प्रश्न के उत्तर हम लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि ओजोन परत जो है इसका फैलाव किस ऊंचाई तक है। तो देखिए, ओजोन परत हम देखेंगे चित्र में हमें 50 किलोमीटर तक दिखाई देगी, परंतु जो इसका वास्तविक फैलाव होता है किस ऊंचाई तक होता है, तो मैंने यहाँ इसको 32 से 80 किलोमीटर की रेंज में लिखा है। तो आप भी चाहे लिख सकते हैं या 50 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही प्रकार से ये आपका उत्तर सही होगा। तो आप 50 लिखिए या 32 से 80 किलोमीटर तक इसकी जो फैलाव है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए आगे क्वेश्चन अगला है, यहाँ पर हवाई जहाज जो है ये किस परत तक जा सकते हैं। तो हवाई जहाज जो होते हैं क्षोभ मंडल में भी उड़ते हैं और क्षोभ मंडल जो चूंकि वो 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक बताया है, परंतु जैसे कुछ जो जेट प्लेन्स होते हैं जो कि ओजोन परत तक यानी कि समताप मंडल तक भी उड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे चित्र में आपको जो दूसरी लेयर होगी उसमें भी आपको एक हवाई जहाज या जेट प्लेन जो है वो दिखाई देगा। तो हम उत्तर लिख सकते हैं 50 किलोमीटर तक जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बादल वर्षा तूफान आदि की जो घटनाएं होती है ये किस परत में घटित होती है। तो बादल वर्षा तूफान आदि की जो घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में की परत जो होती है उसमें ये घटित होती है, ये हम इसमें उत्तर लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन था, यहाँ पर वायुदाब को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, वायुदाब को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं समुद्र सतह से ऊंचाई यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई जाते हैं दाब प्रभावित होता है, तापमान भी प्रभावित करता है और इन सबके अतिरिक्त पृथ्वी का जो घूर्णन जलवाष्प भी वायुदाब को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, जल समीर एवं थल समीर में अंतर लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल समीर और थल समीर। देखिए, जल समीर का मतलब क्या होता है, जल से स्थल की ओर यानी कि समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जल समीर कहते हैं। इसी के विपरीत थल समीर क्या होता है, थल से जल की ओर चलने वाली होती है। दोनों में इस प्रकार से अंतर हम लिख सकते हैं। और एक और अंतर यहाँ पर लिखा है, जैसे कि दिन के समय स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, यानी कि जल समीर में दिन के समय स्थल भाग जो होता है वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। इसी की विपरीत थल समीर में रात्रि के समय स्थल भाग जो होता है ठंडा होता है और जल भाग गर्म रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा, विधानसभा से संबंधित कुछ जानकारी तालिका के रूप में दे रखी है, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। इसके सदस्य को क्या कहते हैं, विधायक एमएलए कहते हैं और इनके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 230 है और मध्य प्रदेश विधानसभा किस शहर में, भोपाल में स्थित है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों की तालिका को हम पूर्ण कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु क्या क्या अर्हताएं होना आवश्यक है। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वो भारत सरकार के अधीन किसी भी या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो और दिवालिया अथवा पागल न हो। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक इमारत दे रखी है और पूछा गया है कि ये इमारत जो है ये किस शहर में स्थित है और इमारत कौन सी है। तो देखिए, ये इमारत जो है इमारत कुतुब मीनार है और ये दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है, इस ऐतिहासिक मीनार का जो निर्माण है ये किसने करवाया था और ये किस वंश का सुल्तान था। तो इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और ये गुलाम वंश का सुल्तान था। इस प्रकार से इसे लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन था, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी क्यों बनाया था। तो देखिए, इल्तुतमिश के सभी पुत्र जो थे वो अयोग्य थे, इसी कारण से उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर 2 चित्र में देख रहे हैं, एक दीर्घ ज्वार का है और एक लघु ज्वार का है। तो दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। दोनों चित्रों को आप ध्यान से देखिएगा। दीर्घ ज्वार में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक ही सीध में आ रहे हैं और लघु ज्वार में चंद्रमा आप देखेंगे इधर है, पृथ्वी यहाँ है और सूर्य इधर है, यानी कि यहाँ पर 180 डिग्री के कोण में बन रहे हैं, सीधी सरल रेखा में बन रहे हैं और इसमें 90 डिग्री के कोण में ये तीनों स्थित हैं। तो जब ये समकोण की स्थिति में होते हैं तब लघु ज्वार होता है और जब ये सरल रेखा में होते हैं तीनों तब दीर्घ ज्वार होता है ना। अब इसी संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, दीर्घ ज्वार किस स्थिति में आता है। तो दीर्घ ज्वार कब आता है, जिस दिन सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सरल रेखा में स्थित होते हैं उस दिनों
दिनों की आकर्षण शक्ति जो होती है पृथ्वी के प्रभाव पर अन्य दिनों की अपेक्षा और अधिक ऊंचा ज्वार वहां पर आता है और इसी को हम कहते हैं दीर्घ ज्वार। अगला क्वेश्चन है दीर्घ ज्वार किन तिथियों को आता है? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ये दीर्घ ज्वार जो होता है ये उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है लघु ज्वार किन तिथियों को आता है? तो देखिए लघु ज्वार जो होता है ये कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी या अष्टमी को लघु ज्वार आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटे के कोई दो लाभ बताइए। तो देखिए ज्वार भाटे के लाभ क्या होते हैं? तो ज्वार भाटे के समय उथले बंदरगाह की जो गहराई होती है वो बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जलयान बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। इसी के साथ में सेकंड लाभ है यहाँ पर ज्वार से तटों पर अनेक प्रकार के सीपे, शंख, मोती आदि किनारों पर आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए चित्र के आधार पर जल चक्र का वर्णन करना है और जल चक्र किस प्रकार से यहाँ पर आप देखते हैं, समझते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर समुद्र का जल जो है वो वाष्प बनकर, भाप बनकर के ऊपर जा रहा है, बादलों के रूप में इकट्ठा हो रहा है और फिर ये बादल ठंडी जगहों पर जाकर के जो वाष्प होता है संघनित हो जाता है, बूंद के रूप में आ जाता है और फिर वो वर्षा के रूप में बरसता है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे और वर्षा का जल बहकर पुनः नदियों के माध्यम से समुद्र में मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका वर्णन इसमें कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर तालिका दे रखी है और इस तालिका का फिर हमें इसे पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर उच्च सदन, तो संसद के सदन जो होते हैं निम्न सदन और उच्च सदन। उच्च सदन होता है राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, राज्यसभा का 6 वर्ष का। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545, राज्यसभा है तो कुल सदस्यों की संख्या 250 और लोकसभा के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। इसी के साथ में राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। इसी के साथ में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें अध्यक्षता करते हैं स्पीकर और राज्यसभा की अध्यक्षता बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। तो इस प्रकार से हम इसे पूर्ण कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन था यहाँ पर इनके शासनकाल में इब्न बतूता नामक यात्री जो था भारत आया था। तो देखिए मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता नामक जो मोरक्को या का यात्री था वो भारत में आया था। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है इन्हें लौह रक्त नीति का सुल्तान कहते हैं। तो बलबन जो था, बलबन को लौह रक्त नीति का सुल्तान कहा जाता है। इस प्रकार से उत्तर हम लिख देंगे। फिर इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यह अपने को सिकंदर सानी कहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपने को सिकंदर सानी मतलब कि दूसरा सिकंदर कहता था। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है इस शासक को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया। तो देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर मुगल साम्राज्य का वंश वृक्ष और शासन काल की तिथियों को सहित तैयार करना है। तो देखिए सबसे पहले मुगल वंश में जो शासक था वो था बाबर, है ना। उसका पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि 1526 से 1530 तक शासनकाल रहा। इसी के साथ में उसको 4 पुत्र हुए थे और उसी में हिंदाल, कामरान, अस्करी और हुमायूं। तो मैंने यहाँ पर ज्यादा नाम नहीं लिखे हैं, सिर्फ उन नाम को लिखा जिनसे शासन का क्रम आगे बढ़ा है। तो जैसे हुमायूं था तो ये बाबर का पुत्र था। फिर हुमायूं का पुत्र था अकबर और अकबर का पुत्र था जहांगीर और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। तो इस प्रकार से हम और भी नाम इसमें जोड़ सकते थे पर जगह इतनी ही थी तो मैंने यहाँ पर इतने ही नाम इसमें ऐड किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट वर्क है और प्रोजेक्ट वर्क में यहाँ पर मानचित्र दिया है और मानचित्र को हमें इसमें दिखाना है। तो मानचित्र को आप देख सकते हैं क्योंकि जो मानचित्र में बिंदु हैं और उन सबको एक साथ नहीं देख पाना संभव नहीं होगा। चलिए देखिए तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि लाल सागर है तो यहाँ पर लाल सागर स्थित है। फारस की खाड़ी है, यहाँ स्वेज नहर है। इसी प्रकार यहाँ वल्का झील है, साइबेरिया का मैदान है, गोबी मरुस्थल है और यांग सिक्यांग नदी है यहाँ पर। इसी प्रकार से हिमालय है और पामीर का पठार है, फिलीपींस द्वीप समूह है। इस प्रकार से हम इन्हें यहाँ पर मानचित्र में प्रदर्शित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। तो आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ।